वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले उन्हीं क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। तो एसएससी जीडी में पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपको, इन सभी क्वेश्चन को आपको एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता है। तो लघु उद्यम जो होता है इसमें जो राशि होती है वो कितनी होती है, 10 करोड़ होती है, इससे अधिक नहीं होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका अधिनियम है जिसने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय इसको बढ़ावा देने पर बल दिया। एमआरटीपी अधिनियम 1969, कोपरा अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 या फिर बैंकिंग विनिमय अधिनियम आपके 1949। तो बढ़ावा देने पर जो बल दिया वो आपका कौन सा अधिनियम हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किस सन में किया था, किस वर्ष किया था, आपको ये बताना है। 1919, 1918, 1930 या फिर 1914। तो दांडी यात्रा का जो नेतृत्व किया था वो आपके 1930 में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जो आपको थर्ड दे रखा है। नमक कानून किस एक्ट के द्वारा तोड़ा गया था, किस में तोड़ा गया था, ये आपको बताना है कि इससे संबंधित कौन थे, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है। तो आपको बताना है कि किस ऋतु में पश्चिमी जो विक्षोभ होता है इसके कारण उत्तरी राज्यों में क्या होती है, वर्षा होती है। तो आपकी एक ऋतु होती है, कौन सी होती है, शरद ऋतु, जिसके कारण जो होती है उत्तरी राज्यों में क्या होती है, वर्षा होती है। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है। तो आपका ये नाम दे रखा है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपके किन दो राज्यों में स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या फिर आपके महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये आपके केरल व तमिलनाडु इन दो राज्यों में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो आपका पूना पैक्ट हुआ था ये कब हुआ था, बताना है। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1942 में क्या हुआ था, 1932 में क्या हुआ था, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पूना पैक्ट दो व्यक्तियों के मध्य हुआ था, एक तो आपके महात्मा गांधी और एक आपके भीमराव अंबेडकर जी। कौन सी जेल में हुआ था, यरबदा जेल में हुआ था, इसे भी आपको नोट करना है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इनको आपको जरूर से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, तो बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो वो भारत का जो राज्य हो जाएगा वो आपका सिक्किम हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या क्या है, सबसे कम है। यह क्वेश्चन मैंने पीछे की क्लासेस में आपको बताया है। 2011 की जनगणना से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका पॉपुलेशन से आता है, एक आपके जनसंख्या घनत्व से आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी से आता है, एक आपके लिटरेसी से सवाल आता है, इसे भी आपको देख लेना है, एक आपके लिंगानुपात से आता है। चारों के बारे में जो भी सवाल बन सकते हैं उनके बारे में मैंने पीछे की क्लास में बताया है, तो उसे आपको ज़रूर से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, यह आपका एक उपन्यास है। जो उपन्यास क्या दे रखा है, सूरज का सातवां घोड़ा, यह आपका उपन्यास है। इसके उपन्यासकार कौन है आपको बताना है।
कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो इसके जो उपन्यासकार हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो उपन्यास को आपको याद रखना है, सूरज का सातवां घोड़ा। ये किनका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का उपन्यास है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन को आपको देखना है, क्वेश्चन को नोट करना है, फिर अगले क्वेश्चन पे आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप फुटबॉल से संबंधित है? आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक आपके ट्रॉफी या फिर कप से जरूर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो मैंने फुटबॉल से रिलेटेड एक सवाल ले लिया है। आपको बताना है कि फुटबॉल से जो संबंधित होता है वो आपका क्या होता है। तो फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी, डेविस कप, रणजी ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप। तो संतोष ट्रॉफी से संबंधित क्या होता है? फुटबॉल होता है। इसे आपको नोट करना है। तीनों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके HW सवाल हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। एक आपको बताना है CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है, ये भी आपको बताना है। विजय हजारे कप, ये भी आपको बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन के बारे में आपको जरूर से बताना है। एक आपके ड्यूरेंट कप के बारे में भी आपको जरूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो मैंने आपको बताया था, जीवाणु जो जनित रोग होते हैं उसमें टाइफाइड भी आता है आपका, ऐसे काफ़ी सारे आते हैं, कुष्ठ रोग भी आता है आपका। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको पीछे बता रखी है, लेकिन ये आपका प्रैक्टिस क्लास है GD के लिए, इसलिए इसमें अपन इतना फुल ऑफ डिटेल नहीं देखेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो जीवाणु जनित जो रोग हो जाएगा वो आपका टाइफाइड हो जाएगा, डिphtheria हो जाएगा। इसे आप TB भी होता है, आपका जीवाणु जनित रोग होता है। ऐसे जीवाणु जनित जो रोग होते हैं, जैसे आपका हैज़ा भी होता है, जैसे आपका टाइफाइड भी होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर डी ऑप्शन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो बताना है कि इनमें से भारत का कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो बताइए, भद्रावती, सेलम, विशाखापट्टनम या फिर दुर्गापुर। तो बंगाल की खाड़ी के जो तट पर स्थित जो इस्पात संयंत्र है वो आपका विशाखापट्टनम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, इसे देखिए, हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो हनुक्का उत्सव से भी क्वेश्चन बन सकता है। उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी उत्सव त्योहार जो भी आपके होते हैं, मेले, इनको आपको ज़रूर से नोट करना है। हनुक्का जो उत्सव होता है वो निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो हनुक्का उत्सव आपके यहूदी समुदाय से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। काफ़ी ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया है और GD में भी ये इस बार जरूर छपेगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? चित्रा विश्वनाथ, शशि प्रभु, राम सुथर, चंद्रकांत भाई सोमपुरा। तो अयोध्या के श्री राम जो मंदिर है, इसके मुख्य जो वास्तुकार है वो कौन है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। 1931 को हुआ था, जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो मैं आपको बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, घुमा के, छोटे तरीके से नहीं पूछा गया, बड़ा बता दिया गया है, लेकिन बताना है कि इसके अनुसार गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये आपके कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। आपको लास्ट की डेट जरूर याद रखनी है, 1931 को। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ था, यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है, जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा दे रखा है। ऊष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग से बर्फ के टुकड़े के परमाणु कंपन करने लगते हैं। एक बिंदु पर परमाणुओं में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे अपनी स्थिर स्थिति से अलग हो जाते हैं
और स्थिर संरचना खो देते हैं। इसे हम जल निर्माण के रूप में देख सकते हैं। इस विशेष बिंदु को क्या कहा जाता है? यानी आपको इतनी बड़ी लैंग्वेज में आपको नहीं पढ़ना है। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में बोला गया है यह आपका बर्फ़ का टुकड़ा दे रखा है। बर्फ़ का टुकड़ा पिघलकर पानी यानी जल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके द्वारा जो ये बिंदु बनता है, इस विशेष बिंदु को क्या कहा जाता है? पानी में कन्वर्ट करने के लिए जो बिंदु काम में आता है तो आपका गलनांक होता है। ऐसे याद रखना है कि बर्फ़ जो गलेगी वो जाके किस में कन्वर्ट होगी? पानी में कन्वर्ट होगी। तो गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? तो त्रिपुरा से सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने त्रिपुरा के काफ़ी सवाल लिए हैं। तो मोग समुदाय द्वारा, त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा कौन सा जनजातीय नृत्य किया जाता है? तो त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा संग्राई नृत्य किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। वंगाला होजगिरी हयक हक आपका नहीं किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संग्राई हो जाएगा। एक आपके नागालैंड से आपको याद रखना है, नागालैंड का काफ़ी बार पूछा जाता है। हॉर्नबिल आपको याद रखना है, हॉर्नबिल याद रखना है। सेक्रेन आपका ऐसे कुछ आपका त्यौहार होता है, ये भी आपके पूछा जाता है। और असम से बिहू होता है, उसे भी याद रखना है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? बताना है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। सभी बच्चे जानते हैं कि जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। रत्न जड़ित जो आपका सिंहासन था वो किस शासक का था, किस राजा का था? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बताना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? सुप्रीम कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की करता है, 4 प्रकार की करता है, या फिर 3 प्रकार की? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वो आपकी रिट कौन कौन सी होती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, पश्चात, कुछ ऐसे आपकी रिट होती है जिनके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर रिट जारी करने का अधिकार देता है कौन सा आर्टिकल? तो रिट जारी करने की कभी भी बात आती है तो आर्टिकल 32 देता है। कौन देता है? आर्टिकल 32 देता है। इसे आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल जो 32 होता है वो रिट जारी करने की क्या देता है? अधिकार देता है। आपको इसको नोट कर लेना है। इसे याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे बनता है एस, तो एस बिल्कुल 3 की तरह दिखाई देता है, तो 3-2 आपका याद रखना है, 2-3 ऐसे याद रखना है। 2-3 रिट की बात आती है तो 2-3-3-2 आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा 32। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की कभी भी बात आती है तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो हो जाएगा ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। लेकिन इजी तो है, लेकिन जीडी की एग्ज़ाम में, एसएससी की ऑल एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको देखना है। जीडी के एग्ज़ाम में इस बार आपको जरूर ये क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिसुआ और फुलाइच कहाँ के सांस्कृतिक त्योहार है? बताना है। बताइए कि बिसुआ और फुलाइच जो हो जाएंगे ये कहाँ के सांस्कृतिक त्योहार है? काफ़ी अटपटा क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको क्या करना है? देखना है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के क्या है? सांस्कृतिक त्यौहार है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन को आराम से देखना है। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली कहाँ की कंपनी है? आपको बताना है कि जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है ये भारतीय रिजर्व बैंक से क्या लेती है? लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करती है। तो ये कहाँ की कंपनी है? तो ये आपके कहाँ की कंपनी है? ये आपके महाराष्ट्र की कंपनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको देख लेना है। ये आपका 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 22वां क्या दे रखा है? किस कार्यक्रम को पुनर्संचित करके उसका नाम बदलकर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कर दिया गया है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय, यहाँ पे पूरा लिखा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रखा गया है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है, तो किसको बदलकर, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बदलकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको नोट करना है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाअधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जो महाअधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है। तो आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 165 हो जाएगा, आर्टिकल 165 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था। तो बताना है कि जो बिंदुसार था वो आपके निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का क्या था, उत्तराधिकारी था। मौर्य लिखा हुआ है तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ही इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो पंचमहल आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, देव समाज की स्थापना कब हुई थी। बताना है कि जो देव समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी। 1860, 1887, 1902, 1850, 1850। तो बताइए कि देव समाज की स्थापना कब की गई थी। तो देव समाज की स्थापना हुई थी 1887। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, दिल्ली पहली बार रिक्तिस्तान के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी। तो बताना है कि जो दिल्ली है वो आपके किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी। तो आपके किनके शासनकाल के दौरान, तुगलक, मामलुक या फिर तोमर राजपूत या फिर चौहान। तो ये आपके तोमर राजपूत के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है। तो आपको बताना है कि जो घरेलू मक्खी है इसका जैविक नाम क्या होता है। प्राइमेटा, टिट्रिकम एसिटम, मस्का डोमेस्टिक या फिर पोएसी। आपको बताना है एलियम सेटाइवम जो होता है, ये आपकी एलियम सेटाइवम के बारे में आपने सुना होगा, ये किसका जैविक नाम होता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये भी आपको बताना है, मस्का डोमेस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 1829 यानी 1829 में गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। तो सती प्रथा को अवैध व दंडनीय किन्होंने बताया था 1829 में। तो आपके विलियम बेंटिंग ने बताया था। राइट आंसर सी ऑप्शन, इसे आपको नोट कर लेना है। सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कौन थे, आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इसे आपको नोट करना है। एक लिटन और रिपन से जो भी सवाल बनते हैं उनको आपको जरूर से देखना है। लिटन और रिपन से सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना है। नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है। चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर संघर्षात्मक बेरोजगारी। तो बताइए कि नौकरियां छोड़ने का परिणाम है तो आपकी कौन सी बेरोजगारी हो जाएगी, वो आपके संघर्षात्मक बेरोजगारी हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम आपके संघर्षात्मक बेरोजगारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, माई लाइफ माई म्यूजिक लाइफ
पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में काफ़ी बार मैंने बताया है, रविशंकर जी इस पुस्तक के लेखक है। और ये कौन से वादक है? ये आपके सितार वादक है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ से 2 सवाल बन जाते हैं, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सवाल को आपको क्या करना है? नोट करना है। 32 नंबर का सवाल दे रखा है, शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक है और वे बजाते हैं। यानी शिवनाथ मिश्रा जो है वो बनारस घराने के प्रतिपादक है और ये क्या बजाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये सितार वादक है। ये क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है इसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति कौन प्राप्त कराता है? तो नियम बनाने की जो शक्ति होती है वो किससे प्राप्त है? तो ये आपके सभापति और अध्यक्ष, इन दोनों के द्वारा क्या होती है? प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से इसको नोट करना है, क्वेश्चन को फिर से आपको रीड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है थ्योरी का। इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे क्या करते हैं? मिस कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आता है। तो क्वेश्चन को आपको ज़रूर से देखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली में जन्मे भरतनाट्यम नर्तकियों नर्तकों में से किसे वर्ष 2021 के लिए नृत्य पेरुंज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वर्ष 2021 के लिए नृत्य पेरुंज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ है दिल्ली में जन्मे भरतनाट्यम नर्तकी या फिर आपके नर्तकों में से आपको बताना है। तो दिल्ली के लिए आपको बताना है 2021 में किन्हें पेरुंज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आपके कौन हो जाएंगे? गीता चंद्रन हो जाएंगे। इसे आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन, इसे देख लीजिए। क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए, अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? इसे आपको नोट करना है कि जो परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के सबसे दूर होती है, तो उसकी जो कंडीशन होती है, स्थिति, उसे क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसोर। इसे आपको नोट कर लेना है। एफेलियन कहा जाता है, अपसोर कहा जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपको 4 राज्य दे रखे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास परिषद या फिर आपके राज्यपाल? तो ये आपके किन के द्वारा? ये आपके राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो आपके 11 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BPO का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन दे रखा है बिजनेस प्रोसेस आउटकम, आपको दे रखा है अगला सेकंड ऑप्शन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अगला दे रखा है बिजनेस प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग और आपका फोर्थ दे रखा है बाइंग प्रोसेस आपका आउटसोर्सिंग। तो BPO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारुलिया के भूमन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक है? तो पारुलिया की जो भूमन कुमार है ये आपके किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भूमन कुमार जो हो जाएंगे ये आपके कौन से नृत्य शैली? छऊ नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 40 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो स्कूप जो वर्ड होता है ये आपके कौन से खेल से संबंधित है? तो स्कूप जो वर्ड है ये आपके हॉकी खेल से संबंधित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 41 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए, पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है।
तो पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार कौन है? तो आपकी कौन हो जाएगी, इसे आपको देख लेना है। राशिद खान हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था? तो ये आपके 6 समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था, इसे आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर का क्वेश्चन, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है पारदर्शी साबुन को बनाने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? तो कानूनों की समान जो सुरक्षा होगी इससे इनकार नहीं करेगा। इससे संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल आपका 14 होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे दे देता हूँ। एक आपका होता है अवतल लेंस, एक आपका क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है, दोनों के बारे में एक फॉर्मूले को और आपको नोट करना है। P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है मीटर। F क्या होता है यहाँ पे? मीटर में होता है। फोकस दूरी P क्या होती है? लेंस की क्षमता होती है, पावर होती है। P का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास को अपन यही पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने SSC GD के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखा है, जो आपके एग्जाम में फुल और पूछे गए PYQ क्वेश्चन है। इनके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस में लगाना है। बार बार क्लास को आपको रिवीजन में डालना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन से आपका जो बेस होगा वो क्या होगा? मजबूत होगा। तो आज के क्लास को अपन यही पे एंड करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। कमेंट करके आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।